बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। नहम जमात की न्यू सिलेबस के मुताबिक किताब के अगले सबक आराम व सुकून में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। मैं हमेशा अपने लेक्चर्स की इब्तिदा में कहता हूँ कि आपको किसी भी सबक के हवाले से उर्दू में जानने के लिए 5 चीज़ों का इल्म लाजमी होना चाहिए। सबसे पहले सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम, उसकी पैदाइश, उसकी वफ़ात और उसका माखिज़। अच्छा जी क्लास, सबक शुरू करने से पहले कुछ बुनियादी सी बातों को समझ लीजिए। यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है, सैयद इम्तियाज़ अली ताज के यक बॉबी ड्रामे। यक बॉबी ड्रामा क्या होता है? इसको अंग्रेज़ी ज़बान के अंदर अगर आप समझ सकें तो इसको वन एक्ट प्ले कहते हैं। क्या होता है? इसके किरदार महदूद होते हैं और मिसाल के तौर पे अगर आज के इस आराम व सुकून के सबक के बारे में अहम निकात की तरफ जाने से पहले अगर हम ये समझें तो इसके किरदार क्या हैं। इसके किरदार में सबसे पहले मियाँ अशफाक हैं, उनकी बेगम साहिबा हैं, मुलाजिम है। अच्छा जी क्लास, ये मुलाजिम के हवाले से ये बात याद रखिएगा कि ये बात बड़ी अहम है और मश्क में भी ये सवाल मौजूद है और लाहौर बोर्ड में भी ये सवाल आ सकता है कि सबक आराम व सुकून में मुलाजिम का नाम क्या था? लल्लू। अच्छा, इसके बाद थोड़ी देर के लिए जो इसमें साहब आते हैं वो डॉक्टर साहब हैं जिनका नाम नहीं लिया गया है। इन्हीं मियाँ अशफाक और बेगम साहिबा का एक बच्चा नन्ना है। और इससे आगे चलिए तो इसके बाद पानी पिलाने वाला सक्का और उसके बाद फ़कीर और उसके बाद मोहल्लेदार और उनकी कुछ आवाज़ें। आप देखिए बुनियादी तौर के ऊपर तो 3 ही बड़े किरदार हैं, मियाँ अशफाक, बेगम साहिबा और लल्लू। तो मैंने आपको बताया कि ये जो वन एक्ट प्ले है ये बिल्कुल महदूद सा होता है और अगर इसको बनाया जाए या रिकॉर्ड किया जाए तो आम तौर पर इसकी रिकॉर्डिंग भी 25 से 30 मिनट के दरमियान होती है या एक बड़ी किस्त की सूरत में इसको बताया जाता है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आपकी इस हवाले से इतनी ही मालूमात काफ़ी हैं। आइए हम सबक के अहम निकात की तरफ चलते हैं। जैसा कि मैं आपसे इसके अहम किरदारों के बारे में पहले ही बात कर चुका हूँ, तो आप यूँ समझिए कि मियाँ साहब जिनका नाम अशफाक है, मियाँ साहब जो हैं वो बीमार हैं और आज अपनी थकावट की वजह से और हरारत की वजह से उनको बुखार भी है। बेगम साहिबा जो घर में मौजूद हैं और वो डॉक्टर को बुलाती हैं और डॉक्टर साहब आकर उनको कहते हैं कि इनको आराम की ज़रूरत है। अगर आप किताब पर देखें तो ये बड़ा ही खूबसूरत जुमला है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने मुकम्मल चेकअप कर लिया है और तरद्दुद परेशानी की कोई बात नहीं, इनको सिर्फ़ आराम की ज़रूरत है और काम की मेहनत और मुशक्क़त की वजह से और मुकम्मल आराम ना करने की वजह से ही ये बीमार हैं और दवा की मतलकन ज़रूरत नहीं है। तो बेगम साहिबा कहती है, मुझे मालूम है, आप इनको क्यों नहीं कहते? अज़ीज़ तलबा व तालिबात, याद रखिए यहाँ पर जो बेगम साहिबा का किरदार है वो बहुत ज़्यादा बातूनी है और बिला वजह शोर व गुल करने वाली हैं। तो वो कहती हैं कि आप परेशान मत होइए, और क्या आप मुझे कह रहे हैं मैं इनको आराम का नहीं कहती? ये जब भी सुबह दफ्तर जाते हैं शाम से कभी 5-7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आए हैं। मैं हमेशा ही इनको आराम का मशवरा देती हूँ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, यहाँ से सबक बड़ी ही दिलचस्प गुफ्तगू एक मुकालमे की सूरत के अंदर बदल जाता है और
तुर्की बतुर्की जो है बेगम साहिबा उनको कहती हैं, हालांकि डॉक्टर ने उनको कहा था कि इनको क्या है, आराम की ज़रूरत है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अगर आप इससे आगे चलें तो डॉक्टर साहब उन्हें आराम का मशवरा देकर चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं फ़ीस बाद में, आप बेगम साहिबा ने कहती हैं मैं भिजवा दूंगा, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं। मुलाजिम को बुलाया जाता है और वो बैग उठाकर चलता है और वो का शुक्रिया आदाब के ज़रिए अदा करके चले जाती हैं। तो बेगम साहिबा जैसे ही डॉक्टर साहब कमरे से बाहर निकलती हैं, उन्हें कहती हैं अरे सुनते हो, मैंने कहा क्या हुआ, कुछ तकलीफ़ तो नहीं है? तो मियाँ साहब कहते हैं हूँ, वैसे ही चुप के पड़ा हूँ और ज़रा आराम व सुकून की ज़रूरत है। तो कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और बड़ी ही इम्तियाज़ अली ताज ने बड़े तंज़ो मिज़ाह और तनकीदी अंदाज़ के अंदर हमें समझाया है कि वो लोग जो दफ्तरी काम करते हैं और उनको आराम व सुकून का वक्त नहीं मिलता है और उनके घर में शोर व गुल रहता है, बल्कि उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, गुल गपाड़ा रहता है, तो वो लोग दफ्तर की बजाय, घर की बजाय दफ्तर को प्रेफरेंस देते हैं, तरजीह देते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आगे चलिए तो बेगम साहिबा उन्हें कहती है कि डॉक्टर साहब यहाँ क्या लिख गए? हाँ कुछ आराम लिख गए हैं, मॉल्टेड मिल्क है, और उसके बाद अगर सागुदाना है तो क्या क्या बनवा दूँ? तो वो कहता है कि सागुदाना बनवा दो। कहा सागुदाने से पेट कहाँ भरेगा? हाँ यखनी बनवाई देती हूँ, ज़रा मखवी चीज़ है। लेकिन मसला तुम्हें तो पता है कि ये लल्लू जो है हमारा मुलाजिम, ये बाज़ार जाता है तो वहीं का हो रहता है। उसके बाद ये बात इससे आगे चलती है तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि शोर बचने लगता है कि कमरे में जो घंटी पड़ी थी, वो कहते जी घंटी तुम्हारे रखी जाती हूँ, अगर बुलाना हो तो आवाज़ तो नहा दी जाएगी, तो ये घंटी दबा देना। थोड़ी देर के बाद वो शोर गुल हो जाता है घंटी ढूंढने का। जैसे ही मामलात आगे बढ़ते हैं तो पता लगता है कि मियाँ अशफाक साहब ने रात को उनका बच्चा जो नन्ना है, इस ड्रामे का किरदार, वो इसको बजा रहा था, तो मियाँ साहब ने तंग आकर ऊपर रख दी। इतनी देर में बेगम साहिबा बाहर किसी काम से जाती हैं और उधर से फ़ोन की घंटी बजती है। जैसे ही फ़ोन की घंटी बजती है तो मियाँ साहब आवाज़ देते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। थोड़ी देर के बाद वो फ़ोन उठाते हैं तो पता लगता है कि बेगम साहिबा की कोई सहेली हैं और उनसे बात करना चाहती हैं। मियाँ साहब उनको बताते हैं कि भाई मैं बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे आराम का मशवरा दिया है। तो वो ये कहती हैं कि बोलने के लिए ज़रूरी तो नहीं कि तबीयत बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो। तो उन्होंने कहा भाई कोई ज़रूरी काम है तो बता दीजिए, वो आपको बाद में फ़ोन कर लेंगी, और फ़ोन बंद कर देते हैं कि बदतमीज़ और गुस्ताख और अजीब से किस्म के लोग हैं। इतनी देर में बेगम साहबा कमरे में आती हैं और मियाँ साहब को अपने बिस्तर से उठा हुआ देखती हैं। तो वो कहती हैं अरे अरे तुम क्यों बिस्तर से उठ गए, लेटे रहते? तो वो कहती हैं कि फ़ोन, तुम्हारा फ़ोन आया था। कहा कौन था? कहने कहा होगा भाई कौन? कहा बता तो कर लेते, खाम खा की मुझे उलझन में डाल दिया है, अब पता नहीं कौन थी और क्या चाहती थी। तो मियाँ साहब कहते हैं बात को ख़त्म करने के लिए, अरे भाई जो थी तो वो दोबारा फ़ोन कर लेगी, अगर कोई अहम पैगाम होता तो वो मुझे बता देती। यूँ से बात आगे बढ़ती है और थोड़ी देर के बाद मियाँ साहब कुछ खामोशी उनको मिलती है, तो थोड़ी देर के बाद कमरे में गर्द उड़ने लगता है। तो पता लगता है कि जो उनका मुलाजिम लल्लू है वो कमरे के अंदर सफाई कर रहा है। और मियाँ साहब कहते हैं ला हौला वला कुव्वत, अरे भैया क्या कर रहे हो? वो जी बेगम साहिबा ने कहा है सफाई। उन्होंने कहा चल भाग, बेगम साहिबा का बच्चा है। तो वो वहाँ से उसको भगा देता है। यही सबक इस तरह आगे चलता है। तो थोड़ी देर के बाद बेगम साहिबा जो हैं वो फिर आती हैं और फिर कुछ खाने पीने का और पकाने का पूछती हैं। तो मियाँ साहब जो हैं उनको कराहते हुए कहते हैं कि भाई जान छोड़ो। इतनी देर में पता लगता है कि बाहर सहन के अंदर जो है वो जो उनका बच्चा नन्ना है वो गाड़ी की पट पट का शोर करने लगता है। वो कहते हैं क्या है? वो कहते हैं खिलौना गाड़ी है, आपका बेटा मेले से लेकर आया था, ना ये टूटती है और ना वो इसकी जान छोड़ता है। वो कहते हैं भी बंद करो। और बेगम साहिबा ऊंची ऊंची चिल्लाना शुरू कर देती हैं कि बाद आ जाओ, ये काम ना करो, पता नहीं है अब वालिद घर में मियाँ साहब जो हैं बीमार पड़े हैं, अगर आज एक शोर ना करोगे तो क्या होगा? तो क्या होता है, वो गाड़ी की पटपट, बच्चे का शोर अलग और माँ का शोर अलग। तो खामन जो है वो इस बात से मियाँ साहब जो हैं वो तंग आ जाते हैं। उसे कहते हैं भाई इसको माफ़ भी कर दो। थोड़ी देर के बाद पता लगता है कि मुलाजिम जो है वो गोदाम में से जो है वो रीठे ढूंढने गया था, लेकिन उसको वो रीठे ना मिले। अजीज़ तलबा व तालिबात, रीठे जो हैं ये बुनियादी तौर के ऊपर एक जड़ी बूटी है
جو عام طور پر بالوں کے لیے یا تیل کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ تو اس میں اتنی دیر میں جو ہے پانی پلانے والا سکے کا ایک دروازہ بجتا ہے، اور وہ دو دور سے ایک لفظ استعمال ہوا ہے کواڑ، یعنی کہ دروازہ یا دروازے کا ایک حصہ، وہ بجاتا ہے۔ تو بیگم صاحبہ پھر زور زور سے چلانا شروع کر دیتی ہیں کہ گھر میں بہرے بستے ہیں، کیا تم کواڑ توڑنا چاہتے ہو؟ یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا اور تمہارا یہ وقت ہے آنے کا، اور اسے پھر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہے اور سارا شور میاں صاحب کو بے آرام کرتا ہے۔ اتنے میں یہ سلسلہ کار جاری ہے تو ہمسائے کی طرف سے ہارمونیم بجنا شروع ہو جاتا ہے، اور ان کو موسیقی کا ہے جو ہے وہ بہت زیادہ شوق ہے۔ اب وہ بیگم صاحبہ آتی ہیں اور ان کو کہتی ہیں کہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ کہتے ہیں ان کو ایک خط لکھو، ایک عرضی بھیجو، اور ان کو کہو کہ میاں بیمار ہیں، اگر وہ آج موسیقی کی مشق نہ کریں گے تو دنیا کوئی بہت بڑے اہم کام سے جو ہے وہ نقصان نہیں ہو جائے گا۔ تو انہیں کہو، وہ کہتی ہے کیوں کر لکھ دوں، ناراض نہ ہو جائیں۔ اتنے میں وہ خط لکھنے لگتی ہے تو میاں صاحب کہتے ہیں کیا دفتر لکھنے بیٹھ گئی؟ اتنی دیر میں باہر سے جو بچہ ننھا ہے وہ کھیلتا کھیلتا گر جاتا ہے اور اس کا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اتنی دیر میں ہارمونیم کے گانے میں، بچے کے گرنے میں جو للو ملازم ہے وہ ریٹھے کوٹنے، اس کو ریٹھے مل گئے ہیں اور وہ ریٹھے کوٹنا شروع کر دیتا ہے۔ جب وہ ریٹھے کوٹنا شروع کرتا ہے تو اس دوران ایک لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے ہاون دستہ۔ ہاون دستے کی جو ہے وہ آواز آنے لگتی ہے۔ تو ہاون دستے کی آواز، بچے کے رونے کی آواز، میاں صاحب کی اور ہارمونیم کی آواز، اور اتنے میں ایک فقیر جو ہے وہ دروازے پہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے راہ مولا میں اگر کچھ مدد ہو جائے تو یہ کافی ہو جائے۔ تو میاں صاحب گھبراتے ہیں، اس دوران اٹھتے ہیں اور اپنی ٹوپی اور اپنی شیروانی ڈھونڈنے لگتے ہیں۔ بیگم سچاتی ہیں ارے ارے ہیں یہ کیا؟ تو میاں صاحب کہتے ہیں میں دفتر جانا چاہتا ہوں۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نے اہم نکات کے ذریعے اس کے سبق کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا۔ اگر میں اپنی باتوں کو ساروں کو ایک لائن کے اندر آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو سید امتیاز علی تاج کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں، اگر ان کے گھروں میں آرام نہ ہو، غل گپاڑا بہت زیادہ ہو، شور و شغب بہت زیادہ ہو اور آرام و سکون میسر نہ ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ اپنے دفتروں کو ہی ترجیح دیتے ہیں۔ اور دوسری اہم بات اس سبق کے ذریعے جو ہمیں معاشرے کو سبق دیتے ہیں کہ اگر مناسب آرام و سکون اور بہتر غذا کے لیے وقت نہ نکالا جائے تو بیمار پڑ کر پھر بہت زیادہ وقت نکالنا پڑتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔